तो स्टूडेंट्स, जब बात आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जैसे एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, जब इन सभी एग्जाम्स की बात आती है और उसमें भी बात आती है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की, और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में जब किसी सेंटेंस के अंदर आपसे एरर पूछा जाता है, तो आप उस एरर का जवाब दो बेसिस पे देते हैं। पहला, ग्रामेटिकल नॉलेज आपकी अच्छी है। दूसरा, कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छे हैं। सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को समझ करके, लॉजिक को समझ करके आप जवाब देते हैं। एक तरीका ये होता है जवाब देने का, और एक तरीका होता है मुझे लग रहा है कि ये सही है, ऐसा सुना नहीं है मैंने, बोलने में बड़ा अजीब लग रहा है, मेरी अंतरात्मा को लग रहा है कि ये सही है। मतलब सिर्फ एक ही चीज आप कह पाते हैं एरर में कि मुझे लग रहा है, गट फीलिंग है कि ये आंसर हो सकता है। तो एक तरीका जवाब देने का आपका एग्जाम्स में ये होता है। जब इस तरीके से कोई भी स्टूडेंट एग्जाम हॉल में जब जवाब देता है और वो बाहर आता है, तो उससे कोई ना कोई जरूर पूछता है कि ये बता यार, वो जो क्वेश्चन था ना, तूने वो अटेम्प्ट किया क्या? तो आप कहते हैं कि हाँ, वो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, देखते हैं क्या होता है। उसका जवाब सही निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता है तो ठीक है। और एक दूसरा स्टूडेंट जो ग्रामर के आधार पर, कॉन्सेप्ट्स के आधार पर, लॉजिक्स के आधार पर जवाब देके आता है, उससे आप जरा पूछिए, वो कहेगा अरे वो सेंटेंस तो मेरा एकदम सही है, उसमें तो 1 नंबर मिलना बिल्कुल पक्का है, क्योंकि उसकी ग्रामर, उसके कॉन्सेप्ट्स, उसके लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग उस सेंटेंस को लेकर के काफी अच्छी है। तो आपको इंग्लिश कैसे सीखनी है, समझ गए ना? तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हर्ष वर्मा, और आपका मेरे इस चैनल लेवल अप विद हर्ष वर्मा में बहुत बहुत स्वागत है, जहां से आपकी नॉलेज का लेवल होगा अप। मैं आज आपके लिए एक और सेशन लेके आया हूं, जहां से मैं आपकी नॉलेज के लेवल को अप करूंगा। तो आइए देखते हैं आज के इस सेशन में वो सेंटेंस क्या है। ये सेंटेंस है, सम पीपल आर बिलीविंग दैट women कैन नॉट compete विद मैन। इस सेंटेंस को मैंने 5 भागों में डिवाइड किया है। 4 भागों में आपको एरर बताना है, और आपको लगता है कि एरर नहीं है तो आप कहेंगे नो एरर। स्टूडेंट्स, जब इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो यहां पर जरूरी होता है हर एक वर्ड के मीनिंग को समझना। कुछ लोग तुरंत इस सेंटेंस को देख के बोल देंगे अरे ये एरर है, लेकिन उनसे कोई पूछेगा ना कि एरर क्या है, तो वो बता नहीं पाएंगे। अगर आप किसी भी चीज को डीपली और कॉन्सेप्चुअली सीखते हैं, तो वो चीज जो आपने डीपली और कॉन्सेप्चुअली और ग्रामेटिकली सीखी है, वो डेफिनेटली और भी कई सेंटेंसेस में आपको मदद करती है। इसीलिए किसी भी चीज के पीछे, एरर के पीछे रीजन समझना, उसके कॉन्सेप्ट को समझना और ग्रामर को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए समझते हैं इस चीज के पीछे के लॉजिक को, इसमें एरर क्या है। सबसे पहले मैं आपको सारी चीजें एक एक करके बता देता हूं। यहां पर जो सम पीपल लिखा हुआ है, ये आपका सब्जेक्ट है, आर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, बिलीविंग यहां पर मेन वर्ब है, दैट यहां कंजंक्शन है, और उसके बाद एक और क्लॉज आपको दी हुई है। इस क्लॉज के अंदर विमेन यहां पर एक सब्जेक्ट है, इसके बाद ये एक मॉडल वर्ब है, उसके बाद कंप्लीट एक मेन वर्ब है विद प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो है मैन। मैं कुल मिला के ये कह सकता हूं कि बिलीविंग के बाद जो दैट से लेकर के मैन तक है, ये पूरा का पूरा एक दैट क्लॉज है, या यूं कह लीजिए एक नाउन क्लॉज है। अब नाउन क्लॉज इसीलिए हुआ क्योंकि बिलीविंग यहां पर एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये तो रही एक टेक्निकल नॉलेज। अब थोड़ा इसके पीछे का लॉजिक समझिएगा। आपको ये सेंटेंस पढ़ने के बाद समझना है, समझना बहुत आसान है। कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं, कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि जो विमेन है, औरतें हैं, वो मेन के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकती है। तो ये है सेंटेंस का मतलब, जो बहुत आसान है समझना। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें एरर कहां है, तो आप में से कुछ लोग झट से कहेंगे कि एरर है बिलीविंग में। लेकिन मैंने वही कहा कि मैं आपसे पूछूंगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो वो झट से जो कहने वाले लोग हैं, उनमें से बहुत सारे लोग शायद इसके पीछे का रीजन ना बता पाए। तो आइए हम लोग इस सेशन में जानते हैं कि जो एरर है हमारा, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं, इसमें जो एरर है वो है बिलीविंग में। यहां बिलीविंग नहीं कहा जाएगा। अब आप मुझसे ये कहेंगे क्यों नहीं कहा जाएगा सर, हम ईट को ईटिंग कह सकते हैं, डू को डूइंग कह सकते हैं, टेक को टेकिंग कह सकते हैं, तो बिलीविंग क्यों नहीं कह सकते हैं? आइए जानते हैं। यहां पर मैंने ये वर्ड लिखा बिलीविंग, और यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा बिलीव। इसे हम कहेंगे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। इसे हम कहेंगे कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको टेंस का पता करना हो, तो उस टेंस का पता चलता है उसकी मेन वर्ब से। तो यहां पर जो हमारी मेन वर्ब है, इसे मैं कहूंगा मेन वर्ब। ये जो मेरी मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब से मुझे पता लग रहा है कि इस सेंटेंस का जो टेंस है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो मैं इसे कहूंगा ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। और ऐसे ही अगर कहीं पर भी आपको V1 नजर आए, तो आप कहेंगे कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है या प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो इसका टेंस हो गया सिंपल प्रेजेंट। इसका मतलब अगर कहीं बिलीव आता है लिख करके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो समझ जाइए कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। V1 के साथ साथ मैं यहां पर एक और वर्ब लिखता हूं, दैट इज V5। V1 और V5 जहां भी आपको नजर आते हैं, तो ये दिखाते हैं सेंटेंस में, सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, या यूं कह लीजिए सिंपल प्रेजेंट में है। तो
सेंटेंस का पता, उसके टेंस का पता हमेशा किससे चलता है? मेन वर्ब से चलता है। इसमें मैं कुछ बातें आपको और बताता हूँ कि ये V1 V5 क्या होता है। आप में से हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स जो है वो V1 V5 बना नहीं जानते हो। तो V1 में मैं आपको बताता हूँ। V1 जैसे आप कहते हैं डू, जैसे आप कहते हैं टेक, आपने सुना होगा ना, डू, डिड, डन, दैट इज सेकंड फॉर्म डिड हो गई या थर्ड फॉर्म आपका डन हो गया। ऐसे टेक, टुक, टेकन, ये बेसिक नॉलेज शायद आप लोगों को पहले से होगी। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि V5 क्या है। डू को अगर मुझे V5 बनाना है तो मैं इसे कहूंगा डज, और टेक को अगर मुझे V5 बनाना है तो मैं इसे कहूंगा टेक्स। इसका मतलब किसी भी V1 को अगर आपको V5 बनाना पड़े तो आप हमेशा उसमें S या ES को जोड़ देते हैं, जिससे कि वो क्या बन जाता है? V5। अब जो V1 होती है वो मेन वर्ब की बेस वर्ब होती है। इसका मतलब इसे आप प्लूरल वर्ब भी कह सकते हैं। तो V5 जो V1 है इसे आप प्लूरल मेन वर्ब भी कहते हैं, या यूं कह लीजिए ये प्लूरल वर्ब होती है। और जैसे ही आप इसमें एस या एस लगाते हैं तो ये V5 बन जाता है, दैट इज इसे आप कहेंगे सिंगुलर वर्ब। V1 को आप बेस वर्ब इसीलिए कहते हैं क्योंकि V1 से ही सारी वर्ब्स बनती हैं। V1 का सेकंड V2 बनेगा वो V1 की वजह से बनेगा। अगर डू नहीं होता तो डिड नहीं होता, डू नहीं होता तो डन नहीं होता, डू नहीं होता तो डूइंग नहीं होता। तो ये तो है इसकी बेसिक जानकारी। अब अगर किसी भी V1 को अगर हमें V4 में चेंज करना हो, अगर हमें किसी भी V1 को V4 में चेंज करना हो तो आप हमेशा क्या करते हैं? उसमें ING लगा देते हैं। जैसे डू के लिए आप कहेंगे डूइंग, और टेक के लिए आप कहेंगे टेकिंग। तो किसी भी V1 से उसका V5 बनाना और उसका V4 बनाना काफी आसान होता है। एस या एस लगाइए, V5 बनाइए, और आप ING लगाइए और V4 बनाइए। तो ये तो बात रही इन मेन वर्ब्स की, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें V4 चाहिए और सिंपल प्रेजेंट में हमें V1 और V5 चाहिए। तो ये बेसिक जानकारी मैंने आपको दी। अब यहां से एक बात मैं और फिर कहूंगा कि किसी भी टेंस का पता उसकी मेन वर्ब से लगता है। अगर किसी टेंस में ING आ रहा है, किसी सेंटेंस में ING आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में है। और अगर कहीं पर V1 या V5 आपको दिखता है, या डू डस के साथ V1 दिखता है, तो वो आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अब आइए और कुछ बातें इसमें हम सीखते हैं। स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है इसका मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है, नाम से ही आप समझ जाइए कि कॉन्टिन्यू का मतलब किसी भी काम को आपने कॉन्टिन्यू रखा है, और कोई काम अगर कॉन्टिन्यू है तो उसको आप खत्म भी करेंगे, उसको आप खत्म भी करेंगे, फिनिश भी करेंगे। तो जब भी कोई काम थोड़ी देर के लिए आप कॉन्टिन्यू रखते हैं, या थोड़ी देर के लिए कोई काम एक्टिव रहता है, तो उसे आप कहते हैं टेम्परेरी एक्शंस, उन्हें कहते हैं टेम्परेरी। ऐसे एक्शंस को आप क्या कहते हैं? टेम्परेरी एक्शंस कहते हैं। टेम्परेरी होने का मतलब कि कोई भी काम जो चल रहा है, जो कॉन्टिन्यूअस स्टेट में है, वो थोड़ी देर के लिए एक्टिव है और बाद में वो रुक जाएगा। अगर मुझे इसको ड्रॉ करके बताना हो तो मैंने कहा कि यहां पर कोई काम चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो रुक जाएगा। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, ये थोड़ी देर चलेगा और उसके बाद खत्म हो जाएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, देखिएगा। मेरे पास एक कॉल आया, मुझसे पूछा गया, अरे रोहन कहाँ है तू? तो मैंने कहा कि यार अभी तो मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड। मैंने कहा आई एम ईटिंग फूड। और मैंने कहा कि अभी तो मैं खाना खा रहा हूं तो वेट कर। तो मैंने उसको वेट करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे खाना खाने का काम परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। थोड़ी देर चलेगा मेरा खाना खाने का और वो रुक जाएगा। इसका मतलब मेरे खाना खाने का काम टेम्परेरी है और चेंजिंग है। चेंजिंग का मतलब अभी तो मैं खाना खा रहा हूं, उसके बाद मैं खाना खाना बंद कर दूंगा और किसी और काम को शुरू कर दूंगा। एक एग्जाम्पल और देखिए। घर पर मेरे एक आंटी आई, उन्होंने पूछा बेटा अपनी मम्मी को बुलाओ। तो मैंने उनसे कहा कि आंटी जी मम्मी तो खाना बना रही है। तो मैंने कहा कि शी इज कुकिंग फूड, शी इज कुकिंग फूड। आप बैठिए। तो मैंने उनसे बैठने के लिए कहा क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मम्मी खाना बना रही है। उस खाना बनाने के काम को थोड़ा सा रोका जा सकता है, और खाना बनाने का काम परमानेंट नहीं है, थोड़ी देर बनाया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, फिर मेरी मम्मी उन आंटी से मिल सकती है। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। मेरे पापा ने मुझसे कहा कि जाओ जाकर के अपने बड़े भाई को बुला के लाओ। तो मैंने अपने पापा से कहा पापा वो तो गाने सुन रहे हैं, ही इज लिसनिंग टू म्यूजिक। अब इसका मतलब ये हुआ, पापा ने कहा कि गाने सुन रहे हैं तो बुला के लाओ उसको जल्दी से। पापा ने उसको बुलाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि गाना सुनने का काम परमानेंट नहीं है, ये चेंजिंग है, ये टेम्परेरी है। इसको अभी तो किया जा रहा है लेकिन इसको रोका भी जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है, जिसको दिखाया जाता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म से, इसमें आने वाले जितने भी एक्शंस होते हैं वो टेम्परेरी एक्शंस होते हैं। वो टेम्परेरी काम को दिखाते हैं, वो चेंजिंग को दिखाते हैं कि कोई भी काम थोड़ी देर चलेगा और वो बंद हो जाएगा। ऐसे में मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे जो एक्शंस होते हैं वो किसको दिखाते हैं? वो मूवमेंट को दिखाते हैं, वो किसी भी मूवमेंट को दिखाते हैं। अब मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं। हुआ ये कि मेरी लाइफ में एक इंसान है जिसे मैं पिछले 10 साल से पसंद नहीं करता हूं। अचानक से मेरे बर्थडे पर मेरा छोटा भाई उस इंसान को मेरे सामने लेकर के आ जाता है। उसके सामने तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में मैंने अपने भाई से कहा कि इस इंसान को आज के बाद मेरे सामने लेके मत आना,
क्योंकि मैं इससे नफरत करता हूं, आई हेट हिम, या मैं बोलूंगा आई एम हेटिंग हिम। आप बताइए मुझे क्या बोलना चाहिए, आई हेट हिम बोलना चाहिए या आई एम हेटिंग हिम बोलना चाहिए? तो मैं कहूंगा, आप ही कहेंगे, नेचुरली आपके मुंह से निकलेगा, सर आपको कहना चाहिए आई हेट हिम, क्योंकि मैं इससे नफरत करता हूं। अगर मैं ये कह दूंगा कि मैं इससे नफरत कर रहा हूं, तो ये तो टेम्परेरी हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा, मेरा भाई कहेगा भैया तुम नफरत कर रहे हो ना, ठीक है 5 मिनट के बाद नफरत खत्म हो जाए तो इससे दोस्ती कर लेना। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जो हेट है वो मेरी फीलिंग है किसी आदमी के लिए। तो जब आप किसी से नफरत करते हैं तो ये नहीं सोच के करते हैं कि ठीक है 2 दिन नफरत करेंगे उसके बाद दोबारा सब ठीक हो जाएगा। ऐसा सोच के कोई भी नफरत नहीं करता है। इसका मतलब ये जो वर्ब यहाँ पर हेट है, इसे आप आईएनजी में चेंज नहीं कर सकते, इसे आप कॉन्टिन्यूअस में चेंज नहीं कर सकते, इसे आपको डेफिनेट में ही रखना पड़ेगा। ये देखिए, एक एग्जांपल और लीजिए। मान के चलिए कि कोई फ्लावर है जो मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, और वो फ्लावर कोई मेरे लिए लेके आ गया। मैंने वो देखते कहा वाओ, ये फ्लावर तो मुझे बहुत पसंद है। अब मुझे बताइए, क्या मुझे उसके लिए ये लिखना चाहिए, आई लव दिस फ्लावर, क्योंकि पसंद को आप लव भी कहते हैं, या मुझे बोलना चाहिए आई एम लविंग दिस फ्लावर? अब एक बात बताइए, कोई फ्लावर अगर मुझे बचपन से पसंद है और मैं उसके लिए कह रहा हूं आई एम लविंग दिस फ्लावर, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि उस फ्लावर के प्रति जो मेरी पसंदगी है, जो मैं पसंद है मेरी, वो टेम्परेरी है। हो सकता है कि 5 मिनट के बाद मैं उससे नफरत करने लग जाऊं, नहीं हो सकता। जो आपकी प्यार की फीलिंग होती है, नफरत की फीलिंग होती है, जैसे लाइक, लव, हेट, ये कभी भी टेम्परेरी नहीं होती है। तो आप हमेशा क्या कहेंगे इसके लिए, लव। आपने अक्सर फिल्मों में सुना होगा ना, आई हेट यू, आई लव यू, कभी सुना है आपने कि इसमें कभी भी कोई किसी से कह रहा हो आई एम हेटिंग यू, आई एम लविंग यू? कोई किसी से नहीं कहता है, क्योंकि लव और हेट ये जो 2 वर्ड्स हैं, ये दिखाते हैं आपकी फीलिंग्स को और आपके इमोशंस को। ये आपकी फीलिंग और आपके इमोशंस को दिखाते हैं। इसीलिए कभी भी इनको आप टेम्परेरी एक्शंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक एग्जांपल और लीजिए। मैंने एक बच्चे से कहा, एज अ टीचर मैंने बच्चों को एक काऊ का ऐसे याद कराया, और उस काऊ के ऐसे के दौरान मैंने कहा कि जो गाय होती है उसके 4 पैर होते हैं। तो मुझे बताइए, क्या मैं इस बात को ऐसे लिखूंगा, cow has 4 legs, या फिर मुझे बोलना चाहिए cow is having 4 legs? अब इस सेंटेंस में मुझे बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे सर काउ इज हैविंग 4 legs बोलने का मतलब है कि काउ की जो है वो 4 टांगे हो रही हैं अभी तो, और थोड़ी देर के बाद शायद होना बंद हो जाए। ये तो कहना गलत होगा, ठीक है। तो आप हैविंग तो बोलेंगे नहीं, तो आप ऐसे में क्या बोलेंगे, हैज बोलेंगे। और अगर कोई चेयर मुझे दिख जाए और मैं कहूं कि दिस चेयर हैज 4 legs, तो मुझे बताइए क्या मुझे बोलना चाहिए, द चेयर इज हैविंग 4 legs? अगर मैं बोलूंगा द चेयर इज हैविंग 4 legs और आईएनजी में रख दूंगा हैव को, तो इसका मतलब ये होगा कि चेयर के पास 4 टांगे जो है, 4 जो लेग्स हैं चेयर के, वो टेम्परेरी है, थोड़ी देर के बाद वो गायब हो जाएंगे। अगर मैं बोलूंगा काउ इज हैविंग 4 legs, तो इसका मतलब ये होगा कि काउ के पास जो 4 टांगे हैं वो भी टेम्परेरी हैं और थोड़ी देर के बाद वो नहीं रहेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि काउ के पास जो 4 टांगे हैं, उन 4 टांगों पर काउ का पोजेशन है। अगर मैं कहूं कि चेयर में जो 4 टांगे हैं, उस 4 टांगों का रिलेशन उस चेयर से है, तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि जब भी बात आती है पोजेशन की, जब भी बात पोजेशन की आए या रिलेशनशिप की आए, रिलेशनशिप की है, पोजेशन का मतलब अधिकार, इन 4 टांगों पर अधिकार किसका है, काऊ का। वो जो 4 टांगे हैं वो उस चेयर से रिलेट कर रही है, उसके रिलेशन में है। तो जब भी बात आती है पोजेशन या रिलेशनशिप की, तो ऐसे में जो वर्ब्स होती हैं उनको कभी भी आईएनजी में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। तो पोजेशन और रिलेशनशिप को दिखाने वाली और भी कई वर्ब्स होती हैं, और फीलिंग्स और इमोशंस को दिखाने वाली कुछ वर्ब्स होती हैं जिन्हें आईएनजी में आप कन्वर्ट नहीं करते हैं। एक जवाब मैं आपको और देता हूं, देखिएगा। किसी ने पूछा, टीचर ने क्लास में पूछा, क्या कोई आंसर जानता है, डज एनीवन नो द आंसर? तो फिर एक बच्चे ने कहा यस मैम, मैं आंसर जान रहा हूं, आई एम नोइंग द आंसर। अब आप ही मुझे बताइए कि आई एम नोइंग द आंसर जो है, क्या वो सही होना चाहिए? वो बच्चा कहता है कि मैम जल्दी से मुझसे पूछ लो, मैं आंसर जान रहा हूं और थोड़ी देर के बाद भूल जाऊंगा। जब भी आप कोई चीज जानते हैं तो आप हमेशा यही तो कहते हैं, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। आई नो द आंसर, मैं आंसर जानता हूं, हाँ मैं उसका एड्रेस जानता हूं, आई नो हिज एड्रेस। आप कभी भी इसमें आईएनजी नहीं लगाते हैं, क्योंकि नो एक एक्शन नहीं है। आप अगर नोइंग लगा देंगे तो ये टेम्परेरी हो जाएगा, और किसी भी चीज के बारे में जो जानकारी आप रखते हैं वो जानकारी परमानेंट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां पर बोलेंगे आई नो द आंसर, और ये यहां बोलना एक परमानेंट एक्शन को दिखाता है, एक परमानेंट एक्शन को दिखाता है। एक एग्जांपल और लीजिएगा। जैसे मैंने कहा वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं ऐसा कहूं कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर मैं ऐसा कहूं वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो आप किसको सही मानेंगे, बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस को सही मानेंगे या बॉइलिंग को मानेंगे? इस सेंटेंस को मैं यहां लिख देता हूं। चलिए अब बात करते हैं इस सेंटेंस के ऊपर।
वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहां पर अगर मैं बॉयल को आईएनजी में कन्वर्ट करता हूं तो इसका मतलब ये है कि पानी का 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना एक टेम्परेरी एक्शन है जो थोड़ी देर के बाद नहीं होगा। मतलब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना बंद हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि खाने का काम थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेरी एक्शन का मतलब तो यही होता है कि थोड़ी देर कोई काम एक्टिव है। अब ऐसे में ये कहना लॉजिकल बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि पानी का 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना या पानी का 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाना एक साइंटिफिक फैक्ट है जो हमेशा सच होता है, जो एक परमानेंट एक्शन है। ऐसे में आप यहां पर इस बॉइलिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो जितने भी साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं या जितनी भी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, ये हमेशा परमानेंट एक्शंस को दिखाते हैं और इन सबको हमेशा इनडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। एक एग्जांपल और देखिएगा आप लोग। जैसे मैं एक गांव में गया, उस गांव में जाकर के जैसे मैं एंटर करने वाला था तो किसी ने मुझे रोक लिया और कहा कि इस गांव में मत जाओ। मैंने कहा क्यों नहीं जाओ? उसका कहना था कि भाई कुछ लोग ऐसा मानते हैं इस गांव में, कुछ लोग ऐसा यकीन करते हैं कि इस गांव में भूत है। तो इस गांव के लोग ऐसा मानते हैं कि इस गांव में भूत है, तो मैं इस बात को लिख के ऐसा लिख सकता हूं, पीपल इन दिस विलेज बिलीव इन घोस्ट्स। अब मुझे बताइए, क्या मैं यहां पर ये लिख सकता हूं, आर बिलीविंग इन घोस्ट? अगर मैं लिखता हूं कि लोग मान रहे हैं या लोग मान रहे हैं कि भूत इस गांव में है, तो मुझे बताइए उन लोगों का भूतों में यकीन करना तो टेम्परेरी हो गया। इसका मतलब ठीक है, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूं, थोड़ी देर के बाद जब उनका काम रुक जाएगा, ये काम हो जाएगा मानने वाला, तो मैं चला जाऊंगा। ये तो कहना इलॉजिकल हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि बिलीविंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर आप बिलीविंग बोल देंगे तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये काम भूतों में यकीन करने वाला टेम्परेरी है। और अगर आप कहते हैं कि लोग बिलीव करते हैं घोस्ट में, तो इसका मतलब ये है कि उनका थॉट है, ये उनका ओपिनियन है, ये उनका बिलीफ है। इसका मतलब यहां पर जो बिलीव है ये दिखा रहा है उन लोगों के थॉट्स को, उनके ओपिनियन को और उनके विश्वास को, बिलीफ को। और कभी भी ओपिनियन, बिलीफ और थॉट टेम्परेरी नहीं हो सकता। जैसे कभी कभी होता है किसी आदमी के बारे में आप कुछ गलत बोलते हैं, तो फिर एक जना ये कहता है, कोई भी एक व्यक्ति आके ये कहता है कि यार ऐसा मत बोलो, मुझे लगता है कि वो सही है। तो देखिए इस बात को कैसे लिखा जा सकता है, आई थिंक ही इज राइट, ही इज राइट। अब मैंने जब कहा आई थिंक ही इज राइट, अब मैं इसको ये नहीं लिख सकता आई एम थिंकिंग ही इज राइट, क्योंकि ऐसा बोलने पर मेरा जो ओपिनियन होगा वो टेम्परेरी हो जाएगा। और ओपिनियन और आपका विश्वास कभी भी डगमगाता थोड़ी ना है। आपका ओपिनियन तब तक आपका ओपिनियन रहता है जब तक कि उसको गलत साबित करने के लिए कोई आपको सबूत पेश ना कर दे। मैंने कहा कि मेरे को लगता है कि वो सही है और तुम्हें लगता है कि वो गलत है, तो वो सबूत लेके आओ और मेरा ओपिनियन चेंज कर दो। ओपिनियन, बिलीफ हमेशा परमानेंट होते हैं, इसीलिए यहां पर आप आईएनजी नहीं लगाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि थिंक में आईएनजी नहीं आता, ठीक है, आई एम थिंकिंग अबाउट हिम, इसमें आईएनजी आया ना, लेकिन यहां पर आई एम थिंकिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में सोच रहा हूं, ये मेरा ओपिनियन नहीं है। यहां पर अगर मैं कहूं कि आई थिंक ही इज राइट, ये मेरा ओपिनियन है। तो जब कभी भी आपको फीलिंग्स, इमोशंस, पोजेशन, रिलेशन, परमानेंट एक्शंस, साइंटिफिक फैक्ट या कोई भी एक जनरल फैक्ट हो, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, कभी भी नहीं सुना होगा, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, सन सेट्स। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आपको फीलिंग्स या इमोशंस दिखाने हो, पोजेशनशिप दिखाना हो, रिलेशनशिप दिखाना हो, परमानेंट एक्शन दिखाना हो, कोई साइंटिफिक फैक्ट दिखाना हो, कोई जनरल ट्रुथ दिखाना हो, या फिर आपको किसी तरह का थॉट या ओपिनियन या बिलीफ दिखाना हो, तो हमेशा इन वर्ब्स को इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। तो आइए बात करते हैं अपने सेंटेंस की। अब इस सेंटेंस में अगर आप देखें ध्यान से, तो सम पीपल आर बिलीविंग की जगह आप यहां पर कहेंगे, आप यहां कहेंगे बिलीव। अब इसका रीजन तो आप समझ ही गए होंगे, इसका समझ ही गए होंगे, क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि कुछ लोग बिलीव कर रहे हैं कि औरतें कॉम्पीट नहीं कर सकती मेन के साथ, इसका मतलब बिलीव कर रहे हैं, बिलीव करने का काम चल रहा है और हो सकता है कि 5 मिनट के बाद उनका बिलीव करने का काम खत्म हो जाए। ये वाकई में इलॉजिकल साउंड करेगा। तो राइट आंसर होगा बिलीव, क्योंकि जो थॉट या ओपिनियंस होते हैं या बिलीफ होते हैं वो परमानेंट होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वुमेन कंपीट नहीं कर सकती लोगों के साथ, मैन के साथ, इसका मतलब उनका जो ये विश्वास होता है इस बात को लेकर के वो क्या होता है, परमानेंट होता है। और परमानेंट चीजों के साथ या परमानेंट एक्शंस के साथ आप हमेशा इनडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज मैं आपको इसके पीछे की बात बताऊंगा, देखिएगा। ऐसी वर्ब्स जो V4 होते हैं, ऐसी वर्ब्स जो V4 होती हैं, इन्हें आप कहते हैं डायनेमिक वर्ब्स। और ऐसी वर्ब्स जिन्हें आप परमानेंट एक्शन के तौर पर यूज करते हैं, इन्हें आप कहते हैं स्टेटिक वर्ब्स।
स्टेटिव वर्ब्स हमेशा परमानेंट एक्शंस को दिखाती है, थॉट्स को दिखाती है, ओपिनियंस को दिखाती है, पोजेशन को दिखाती है। तो इन वर्ब्स को आप कभी भी इन स्टेटिव वर्ब्स को कभी भी V4 में नहीं रखना चाहिए। स्टेटिव वर्ब्स को आप कभी भी आईएनजी में चेंज नहीं कर सकते हैं। आईएनजी में चेंज करने पर सेंटेंस इलॉजिकल हो जाएगा। डायनामिक वर्ब्स को आप V4 में भी रख सकते हैं, आप V1 में भी रख सकते हैं, आप V2 में भी रख सकते हैं, आप V3 में भी रख सकते हैं, आप V5 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टेटिव वर्ब्स को आप V2 में भी रख सकते हैं, V3 में भी रख सकते हैं, लेकिन आप V4 में नहीं रख सकते। दूसरी चीज यहां देखेंगे आप, इनको प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं रखा जाता है, मींस इनको V4 में नहीं रखा जाता है। ठीक। दूसरा आप देखेंगे कि डायनामिक वर्ब्स जो होती हैं वो टेम्परेरी होती है, जो मैंने आपको बताया, रन, जंप, स्पीक, ये सारी वर्ब्स जो होती हैं ये डायनेमिक होती हैं। इनको आप किसी भी वर्ब में रख सकते हैं, V2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, V3 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो ये वर्ब्स होती हैं, बिलीव, नो, लव, हेट एंड अपीयर एंड सी, ये सारी की सारी जो वर्ब्स हैं, इन्हें आप V1, V5, V2, V3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन V4 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके थॉट्स, ओपिनियंस, मेंटल स्टेट, आपके पोजीशन को शो करती है। सो स्टूडेंट्स, ऐसा मैं मानता हूं कि आपको इस एक सेंटेंस के साथ इसके पीछे का जो लॉजिक था, ग्रामर थी, जो कॉन्सेप्ट था, वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और एक सेंटेंस से हमने ग्रामर को समझा, उसके लॉजिक को समझा, उसके कॉन्सेप्ट को सीखा। और इस तरह से अगर हम सेंटेंस को डीप में समझ लें, सिर्फ एक बार मेहनत कर लें, तो इसके बाद बाकी सेंटेंसेस में हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए रट के नहीं, समझ के पढ़िए। सो स्टूडेंट्स, इस सेशन को देखने के बाद अगर आपके नॉलेज का लेवल जरूर अप हुआ हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।